नाउ क्लास सी व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है कि एक्चुअली पर कैपिटा इनकम निकाल के हम ये निकाल सकते हैं कि पूरी कंट्री में अगर अगर 100 करोड़ ऑफ पीपल आर दैट ओके, तो पर पर्सन को कम से कम कितना इनकम वो अफोर्ड कर सकता है, कितना इनकम हम दे सकते हैं। इसलिए जो भी कंट्री की नेशनल इनकम होती है उसमें टोटल पॉपुलेशन का डिवाइडेशन दिया जाता है, उसके बाद पता लगाया जाता है ओके कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। वो जितनी ज़्यादा होगी ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक अचीवमेंट उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ नेशनल इनकम को निकाल के हम कंट्री की इकोनॉमिक ओके अचीवमेंट्स को, उसकी सक्सेस का पता नहीं लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया के अंदर कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। द क्लास दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट पर कैपिटा इनकम। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो गवर्नमेंट एजेंसी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कोई ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी जो कंट्री की नेशनल इनकम को काउंट करे। फर्स्टली नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। सबसे पहले नेशनल इनकम काउंट करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 के अंदर। आफ्टर दिस नेशनल इनकम एस्टिमेशन वॉज ऑल्सो डन बाय ओके फिनले शिराज, डॉक्टर वी राव, RC देसाई एंड अदर। उनके बाद में ओके इन सब ने भी नेशनल इनकम काउंट करने का काम किया। ऑल दी स्कॉलर्स यूज़ डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड बेसिक टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब इन सबका जो एस्टिमेट लगाने का तरीका था, नेशनल इनकम को पता लगाने का जो तरीका था, वो सबका डिफरेंट था। बट दीज स्कॉलर्स लैक रिलायबल फिगर्स एंड डेटा एंड दे ऑल्सो डिडंट यूज सूटेबल ओके स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। बट इनके पास में रिलायबल फिगर्स और डेटा नहीं थे, मतलब ऐसे कुछ बिल्कुल सटीक ओके बिल्कुल सही फिगर्स और डेटा नहीं थे पता लगाने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC ओके मनमोहन इन अगस्त 1949 ओके। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के अंदर एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई जो नेशनल इनकम को काउंट करने का काम करेगी। दिस कमेटी सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951 और इस कमेटी ने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट कब दी 1958 के अंदर एंड फाइनल रिपोर्ट इन 1955। दिस कमेटी बैंडेड ओवर द वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड नेशनल इनकम टू सेंट्रल ओके स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इंडिया सिंस 1955 ऑन एन एनुअल बेसिस ओके। ये जो कमेटी है इसने अपना काम कब हैंड ओवर किया कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम का ओके CSO को हैंड ओवर किया गया जो 1915 से लेके आज तक हमारी नेशनल इनकम का पता लगा रही है। अब है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वी ऑल नोटिस पीपल रिमेनिंग इन्वॉल्व इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके। हमें पता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स वाइल वेरियस अदर प्रोवाइड सर्विसेज। और इसमें से जो कुछ लोग हैं वो चीज़ें बनाते हैं, कुछ लोग हैं वो सर्विसेज देते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम ओके। और ये सारी एक्टिविटी हमारे चारों तरफ ओके हर टाइम चलती रहती है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट दीज एक्टिविटी, बट हम कैसे समझें इन एक्टिविटीज़ को ओके। इनको समझने का एक तरीका है कि इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाए, बांट दिया जाए ओके। These categories are also known as sector of economy ओके। इनको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है ओके। तो हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स क्लास अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके। आज हम इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं। Such activities which produce goods by using the natural resources इन डायरेक्ट फॉर्म और इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। ये सबसे पहला सेक्टर है जिसको प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया है। इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ आती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को ओके जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको यूज़ में लेके सीधे सीधे कोई ना कोई चीज़ बनाती है। देयर आर वेरियस प्रैक्टिस यूज्ड ऑन डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि कॉटन कल्टिवेशन ओके जिसमें सीधे सीधे कॉटन को काम में लेके क्लॉथ बनाया जाता है
ओके, ये सीजनल क्रॉप है। ओके, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी आर डिपेंडेड ऑन नेचुरल फैक्टर। ओके, अब कॉटन की ग्रोथ के लिए भी हम नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे कि रेनफॉल, बारिश के ऊपर, सनलाइट, क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट कैसा है। सो कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, इसलिए कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इन द सेम वे नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस डेयरी प्रोडक्ट, माइनिंग एक्सेट्रा। अब माइनिंग और डेयरी के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी सेक्टर। ओके, सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल और अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंडर द एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी के बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, जो चीज़ें हैं उनको दूसरी चीज़ों के अंदर, दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया जा रहा है। ओके, मैन्युफैक्चर करके, मतलब इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में उनको बना करके। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर के बाद में नेक्स्ट स्टेप है। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर चीज़ें बनाई जाती हैं। दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, वर्कशॉप पे या घर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन टू प्रिपेयर थ्रेड एंड वीव क्लोथ। जैसे कि कॉटन से के बाद में ओके जो फाइबर मिलता है, ओके उसको हम थ्रेड बनाने के लिए या क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए काम में लेते हैं। वी यूज़ शुगर केन एज रॉ मटेरियल मेक शुगर एंड जैगरी। ओके, शुगर केन, गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, जैगरी गुड़ बनाते हैं। वी मेक ब्रिक फ्रॉम अर्थ एंड फ्रॉम दीज ब्रिक्स वी मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ओके, अर्थ से ब्रिक, ईंटें बनती है और उन्हीं ईंटों से बाद में मकान या बिल्डिंग बनती है। सो दिस सेक्टर इज़ एसोसिएटेड विद रिस्पेक्टिव रिलेटेड सेक्टर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर विच इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकेंड हो गया सेकेंडरी सेक्टर, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ अ थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। इट इज़ नोन एज टेरिटरी सेक्टर। इन दो के अलावा एक बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर है जिसको कि हम टेरिटरी सेक्टर कह सकते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है। दीज एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ओके, इसमें वो एक्टिविटीज़ आती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम आती है। दे डोंट प्रोड्यूस गुड दैमसेल्फ। इसमें ना तो कोई चीज़ें बनती हैं, रादर दे प्रोवाइड असिस्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बल्कि इसमें तो चीज़ों को बनाने के लिए जो हेल्प की ज़रूरत होती है वो दी जाती है। For example, primary and secondary sector require transportation services by truck and train, okay, in order to sell the products manufactured by them. जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ट्रक की, ट्रेन की ज़रूरत है। जो चीज़ें बन गई बाद में उनको सेल करने के लिए इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत है। एट टाइम प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस। कई बार जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रखना पड़ता है वेयर हाउसेज में। फॉर फैसिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। कह रहा है कि ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए टेलीफोन की ज़रूरत पड़ती है, कॉरस्पॉन्डेंस थ्रू, ओके लेटर्स के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस होता है, बैंक लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर के लिए वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन, लेटर, लोन के लिए बैंकिंग, ट्रेडिंग, ओके ये सारे एग्जाम्पल है ओके टेरिटरी एक्टिविटीज़ की। मतलब जो चीज़ें प्राइमरी और ठीक है ना सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प के लिए जो एक्टिविटीज़ ओके आई है वो काम में, वो सारी हमारी टेरिटरी सेक्टर में आएगी। एज दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। ओके, ये सारी एक्टिविटीज़ कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करती, बट ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सेवा ओके हेल्प कर रही है। इसलिए टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से एंड टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सर्टेन इंडिस्पेंसिबल सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर। तो इसमें कुछ और सर्विसेज भी आती है हमारी थर्ड सेक्टर के अंदर। दीज डोंट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, जिनका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशमैन, हेयर ड्रेसर, कॉबलर
एडवोकेट, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, ओके, ये सारे इसी में आते हैं क्योंकि ये सारे सर्विस दे रहे हैं, ओके, अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. नाउ डेज सर्विसेज, ओके, प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट कैफ़े, ATM, ओके, ई कियोस्क, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ओके, ये भी सारी इम्पोर्टेंट है. अब हम देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस जो इन सेक्टर्स के अंदर आए हैं, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर का हमारी कंट्री की इकनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ओके, इनमें क्या चेंजेस आए हैं वो अब हम पढ़ेंगे. जनरली इट इज़ विटनेस इन मोस्ट डेवलपिंग नेशन दैट, ओके, इन देयर इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ओके, क्या कहा जा रहा है कि जनरली ये देखा गया है कि जो मोस्टली डेवलपिंग कंट्री है, ओके, जब उनकी इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग की स्टेज होती है डेवलपमेंट की, प्राइमरी सेक्टर हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, ओके, किसी भी कंट्री जो, ओके, इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का रहता है. Gradually, the agricultural system started transforming and the sector became prosperous and started producing more. तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ओके, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होते हैं. धीरे धीरे ये जो सेक्टर है वो और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने लगता है, अच्छा हो जाता है, ओके, पहले की तुलना में. मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन देयर ऑक्यूपेशन, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर, ओके, बिजी हो गए. द नंबर ऑफ क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर इंक्रीज, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, जो व्यापारी हुए हैं वो बढ़ गए. एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद सेल एंड परचेज इंक्रीज मैनी फोल्ड, सेल और परचेज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती गई. जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ बढ़ेगी, वैसे वैसे सारे लोगों की सर्विसेज भी, ओके, बढ़ने लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अब ट्रांसपोर्टेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, मिलिट्री ऑक्यूपेशन में बिजी हो गए. इवन आफ्टर दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर, इसके बाद भी ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही थी, ओके, और ज़्यादातर जो लोग थे वो इसी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे, ओके, मतलब उनको प्राइमरी सेक्टर में काम मिला हुआ था. अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मैथड ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड एंड प्रोपिगेटेड, ओके, क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन के न्यू मैथड के साथ साथ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई, ओके. दीज पीपल हु अर्लियर यूज टू वर्क इन द फील्ड स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्री, अब जो लोग पहले खेतों पे काम करते थे वो फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, ओके, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में, ओके, बहुत ही सस्ते में चीज़ें बन रही थी. चीपर गुड्स का मतलब, चीप का मतलब आपको पता है सस्ती. सेकेंडरी सेक्टर बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. प्रोडक्शन की, ओके, की नज़र से भी देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में ही बन रही है फैक्ट्री में. एम्प्लॉयमेंट की नज़र से भी देखा जाए तो लोगों को रोज़गार भी, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी सेकेंडरी सेक्टर ने दिलाया हुआ था. एज अ कॉन्सिक्वेंसेज वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो, अब इसका ये रिज़ल्ट रहा, ओके, कि एक्स्ट्रा टाइम में भी वर्क होने लगा. ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर टू अ टेरिटरी सेक्टर हैज़ बीन नोटिस इन डेवलपिंग कंट्री, और लास्ट 100 ईयर्स में अब डेवलपमेंट सेकेंडरी से टेरिटरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया है. इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज इन कॉन्टेक्स्ट इन टोटल प्रोडक्शन, ओके, सर्विस सेक्टर की भी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है. मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में बिजी हो गए. दिस कंडीशन इज़ क्लियरली नोटिसेबल इन डेवलपिंग इकनॉमी, और ये ज़्यादातर हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर. डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारा इंडिया, ओके, नेपाल, पाकिस्तान, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हम कह सकते हैं जो आज भी इस प्रोसेस में हैं बट डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक. तो क्लास इस चैप्टर में हमने जो मेनली पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कंट्री की इकनॉमी को कैसे पता लगाएं, कि कंट्री की इकनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग हो रही है, कैसे नेशनल इनकम का पहले पता लगाया जाता है कि कंट्री की टोटल इनकम क्या है. इनकम कैसे पता लगाई जाएगी, इनकम ऐसे नहीं पता लगाई जाती है कि कंट्री के जो लोग हैं उनकी टोटल इनकम कितनी है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं. इनकम पता लगाई जाती है कि कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, चीज़ों को बनाने के सोर्सेज, कंपनीज वगैरह सब कुछ जो भी है या सर्विसेज हैं, ओके, उन सब की टोटल इनकम क्या हुई है. फिर उसके अंदर टोटल पॉपुलेशन का डिवाइडेशन दिया जाता है, ओके, डिवाइड किया जाता है उसको टोटल कंट्री की पॉपुलेशन से. फिर पर कैपिटा इनकम पता लगाई जाती है, और जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी.
इसके अंदर हमने तीनों सेक्टर्स पढ़े हैं, ओके, जिसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, ये सब आपको स्टडी करना है। थैंक यू।